चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. Yes, today we will discuss the last part of our second chapter of economics, people as resource. In the last lecture, we discussed about the education, importance of education, especially for the country like India, है ना, जहां पर हिस्टोरिकल टाइम से एजुकेशन को प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी, स्पेशली फॉर द गर्ल्स. तो वहां पर एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, उसे हम एज ए जो है रिसोर्स, पीपल एज ए रिसोर्स, जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोगों को बिल्डअप करने में एजुकेशन हमें कैसे हेल्प करती है, ये हमने देखा था. जिसमें हमने देखा कि हमारा लिटरेसी रेट जो है वो भी इंक्रीज हुआ है. रूरल अर्बन लिटरेसी रेट में जो हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं अब जो है डिक्लाइन होना शुरू हुआ है ना. नाउ द नेक्स्ट इंडिकेटर इज हेल्थ. हेल्थ पे कल आपको मैंने 4 टर्म्स करवाई थी. फर्स्ट हमारा था इसमें IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. सेकेंड हमने किया था लाइफ एक्सपेक्टेंसी. थर्ड बर्थ रेट, जिसको हम क्रूड बर्थ रेट भी कहते हैं. एंड द फोर्थ वाज डेथ रेट. Let's revise these 4 terms first. First is IMR. IMR means infant mortality rate. What is IMR? Yes, it is the full form of IMR. But what do you mean by IMR? क्या होता है infant mortality rate? Yes, number of death before 1 year age per 1000 in a year क्या कहलाएगा? Infant mortality rate. Second था हमारा life expectancy. What is life expectancy? Speak loudly. What do you mean by life expectancy? Average life assumed at the time of birth. ठीक. Third था crude birth rate. What do you mean by crude birth rate? Yes, number of birth per 1000 persons in a year. And the death rate? Yes, number of death per 1000 persons in a year. ये 4 टर्म्स हैं जिससे हम किसी भी कंट्री के हेल्थ स्टेटस को इंडिकेट करते हैं. ठीक. अब सबसे पहले हम स्टार्टिंग में आते हैं हेल्थ स्टेटस. हेल्थ जो है क्यों इम्पोर्टेंट है? सपोज कोई भी फर्म है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? कोई भी फर्म है, कोई भी हम ऑक्यूपेशन करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, उसमें मेन एम हमारा क्या होता है? अर्निंग, प्रॉफिट अर्न करना, है ना. तो क्या वो फर्म क्या वो बिजनेसमैन ऐसे एम्प्लॉयज रखना पसंद करेगा जिनकी हेल्थ ही अच्छी ना रहती हो, जिन्हें बार बार जो है हॉलीडेज लेनी होती हो, जो उसको अपना पूरा 100% जो पोटेंशियल है आउटपुट ना दे पाए? क्या वो रखेंगे ऐसे? नहीं ना, क्योंकि उससे क्या होगा, उनका प्रॉफिट रिड्यूस होगा, क्योंकि मेन एम तो क्या रहता है? प्रॉफिट अर्न करना. तो इट मीन्स अगर एक पर्सन की हेल्थ अच्छी नहीं है, हेल्थ वाइज वो जो है वो फिट नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो अपना 100% पोटेंशियल या उसके अंदर जितना एक दिन में काम करने की क्षमता जिसको हम कहते हैं वो है, वो अपना 100% नहीं दे पाएगा, है ना. इसका मतलब जब एक पर्सन अपना 100% आउटपुट नहीं दे पा रहा है तो क्या होगा कि उसकी जो इनकम है वो भी रिड्यूस हो जाएगी और जो हमारा कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना. कि अगर हम एक काम को एक दिन में कर सकते हैं, अगर उसी काम को हमें 2 दिन लग जाए करने में, तो हमारा कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा. तो इट मीन्स क्या होगा? ऐसे ही एक फर्म में है, अगर उनमें एम्प्लॉयज जो हैं वो हेल्दी नहीं है, दे विल सफर विद द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. ठीक. तो इट मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है उसके हेल्दी वर्कर्स पर.
ठीक, अब इसी के लिए जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ हेल्थ इम्प्रूवमेंट्स कंट्री में लाने की कोशिश की गई। इन हेल्थ इम्प्रूवमेंट्स में हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज है, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो नई नई टेक्निक्स आ रही है मेडिकल उसमें, वो सब अडॉप्ट की जा रही है। अब इन सब मेजर्स से जो लास्ट 5 डिकेड्स है उसमें हमारी मैन पावर जो है वो डिपेंड करती है कि वो कितनी हेल्दी है। मीन्स कि जो हमारे 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों में हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? मैन पावर की। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि पहले हम सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में एंगेज थे, 75% पॉपुलेशन हमारी प्राइमरी सेक्टर में एंगेज थी, लेकिन जैसे जैसे हम डेवलप कर रहे हैं, हमारा कंट्री ग्रो कर रहा है, तो मैन पावर की सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में भी जो है इम्पोर्टेंस या फिर उसकी नीड इंक्रीज हो रही है। अब मैन पावर की अगर हमें ज्यादा जरूरत है तो इट मीन्स हमारे कंट्री का मैन पावर हेल्दी भी होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए जो है क्या किए गए, some measures have been adopted, and through these measures we have increased the life expectancy from 68.3 years। हमारी कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले 30 to 50 इयर्स के बीच में थी, जो अब इंक्रीज होकर कितनी हो गई है, 68.3 इयर्स। इट मींस व्हाट इट इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है? लॉन्ग लाइफ लिव करना, इसका मतलब मेडिकल फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट होना, है ना। पहले लोग छोटी छोटी बीमारियों से मर जाते थे, होता था ना, क्योंकि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज ही नहीं थी, हमारे पास कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था। लेकिन आज कितनी भी बड़ी बीमारी हो उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हम काफी हद तक लोगों की लाइफ को सेव कर सकते हैं। इसलिए एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी का इंक्रीज होना, इट मींस इट इंडिकेट्स द इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज। क्लियर? सेकेंड हमने किया IMR। IMR is reduced from 147 in 1951 to 34 in 2016। पहले 1951 में IMR कितना था? 147। अब वो डिक्रीज होकर कितना हो गया है? 34। व्हाट इट इंडिकेट्स? यहाँ पर डिक्रीज हुआ ना, यहाँ इंक्रीज हमारा इंडिकेट था, पॉजिटिव इंडिकेटर था, यहाँ डिक्रीज हुआ IMR में। तो क्या इंडिकेट कर रहा है ये? इम्प्रूवमेंट, कि पहले 1 साल से कम ईयर के जो बच्चे थे, चाहे वो लैक ऑफ न्यूट्रिशन या लैक ऑफ जो है उनका जो डिलीवरी प्रोसेस, उनके कारण उनकी डेथ हो जाती थी, है ना। तो कई बच्चे जो है वो क्या होते थे, मैंने आपको पहले बताया कि प्री मैच्योर होते थे, तो उनको सिक्योर नहीं किया जा सकता था, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं थी। लेकिन अब ये सारी फैसिलिटीज हमारे कंट्री में अवेलेबल है, तो हम जो है उन बच्चों को भी अब सेव कर सकते हैं। तो इट मीन्स IMR जो है हमारा क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है। दैट ऑल्सो इंडिकेट द इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज। The third is birth rate. Birth rate is also dropped down 20.4। देखो, बर्थ रेट का रिड्यूस होना भी हमारे इंडिया जैसे कंट्री के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। पॉजिटिव इंडिकेटर कैसे है? कैन यू टेल मी? पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, क्योंकि हमारी कंट्री की इस टाइम प्रायोरिटी है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, है ना। और जब हमारे पास ऐसे मेजर्स नहीं थे कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके, यानी बर्थ रेट को कंट्रोल कर सके, तो हमारी पॉपुलेशन फ्रीक्वेंटली इंक्रीज हो रही थी। अब जितनी पॉपुलेशन होगी उसके लिए रिसोर्सेज भी उतने चाहिए होंगे, हर चीज डेफिसिट हो जाएगी। तो इसलिए हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी क्या थी? पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। और बर्थ रेट का कंट्रोल होना, इट मींस इट इज द पॉजिटिव इंडिकेटर इन द मेडिकल फैसिलिटीज। ठीक, कि आज हम अपने बर्थ को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेथ रेट। डेथ रेट डिक्रीजेस फ्रॉम 6.4। 6.4% जो है डेथ रेट डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने का मतलब, डेथ रेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो इट इज ऑल्सो पॉजिटिव इंडिकेटर कि हमने डेथ को भी कंट्रोल में किया है।
जिसके कारण हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज हुआ है. सो ऑल दीज 4 indicators shows that the medical facilities in our country is improving. Clear? अब ये जो है मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया में टोटल 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं जी, और 301 जो है कितने हैं डेंटल कॉलेजेस हैं. लेकिन इनका कंसंट्रेशन हमें मेनली 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, 4 स्टेट्स में मिलता है. दीज 4 स्टेट्स आर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. ये क्या चीज शो कर रहा है कि आज भी इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए हमारे यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज अभी भी बहुत कम है. इसमें हमें इंक्रीज करने की और भी जरूरत है. मेडिकल कॉलेजेस, डॉक्टर्स, इन सब की अभी भी हमारी कंट्री में शॉर्टेज है. नो डाउट कि हमने इम्प्रूव किया है, एक हद तक इस इंडिकेटर को अचीव किया है, बट स्टिल वी हैव नीड टू इंक्रीज द मेडिकल फैसिलिटीज और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो. क्लियर है हेल्थ? नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक, एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट. अब आप एम्प्लॉयमेंट किस सिचुएशन को कहोगे? कौन से पर्सन जो है वो एम्प्लॉयड कहलाए जाएंगे? क्या आप एम्प्लॉयड हो? व्हाई? क्योंकि आप कोई काम नहीं कर रहे, आप अपनी स्कूलिंग कर रहे हो. क्या मैं एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आती हूँ? आती हूँ. व्हाई? मैं अपने घर से निकलकर जॉब कर रही हूँ. जॉब के बदले मुझे क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रहा है. मैं विलिंगली जॉब कर रही हूँ, है ना? तो दैट इज एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन is willing to work and he gets work to do. एक पर्सन जिसे काम करने की इच्छा है और उसे काम मिल भी रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? एम्प्लॉयमेंट. उस सिचुएशन को. ठीक है. सो लिखो, एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन when a person is willing to work at the going wages अब ये तो हो गया एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. अगर हम इसी चीज को अब करें अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट क्या सिचुएशन होगी फिर? जब आपको एम्प्लॉयमेंट समझ आ गया तो अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी सिचुएशन होगी? उसे काम मिल नहीं रहा. तो सेम आ जाएगा. इट इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस बट कैन नॉट फाइंड द वर्क. ठीक है. सेम आ गया. बट अब हमने जो 2 स्टोरीज देखी थी, साकल की और विलास की, उसमें जो साकल की मदर है वो एक हाउस होल्ड वाइफ थी, है ना? तो वहां ना तो उसकी काम करने की इच्छा थी और ना ही वो काम करती थी. तो उसको हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं ला सकते. ऐसे ही जो साकल है या उसके यंगर ब्रदर सिस्टर थे या विलास के ब्रदर सिस्टर थे, वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं आते क्योंकि दे आर डू नॉट विलिंग टू वर्क, सो दे हैव नो वर्क.
कि उनका इच्छा भी नहीं थी काम करने की, या वो काम करने की एज में भी नहीं थे और इसलिए उनके पास वर्क भी नहीं था, तो उन पर्सन्स को हम अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं लाएंगे। लेकिन एक सिचुएशन जहां पर लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है एट द प्रिवेलिंग वेजेस, दैट सिचुएशन विल बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हमें रूरल और अर्बन एरियाज में डिफरेंट तरीके से देखने को मिलती है। इसको हम दो कैटेगरी में देखेंगे। रूरल एरियाज में किस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट दिखता है और अर्बन एरियाज में। रूरल एरियाज में मेनली हमें दो टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। फर्स्ट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड सेकेंड इज सीजनल। ठीक है, और अर्बन एरियाज में जो है वो हमें किस तरीके का एरिया अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। दोनों एरियाज में हम अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में डिफरेंट है और अर्बन एरियाज में डिफरेंट है। रूरल एरियाज में हमें टू टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरियाज में हमें कैसा मिलता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये तीनों सिचुएशन है क्या, सबसे पहले आते हैं हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम सपोज कि हमारा स्कूल है, अब इस चलो स्कूल का छोड़ते हैं, हम फैमिली मेंबर्स का लेते हैं। एक फैमिली है जिसकी अपनी एक शॉप है, या फिर लगा लो कि मैं ही लगाती हूँ कि मेरे पापा की एक शॉप है, ठीक, मैं यहाँ काम नहीं कर रही, सिचुएशन लेके चलते हैं। एक शॉप है, उस पर जब हम एवरेज पर्सन हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि उस शॉप को अगर मेरे पापा संभालते हैं अकेले तब भी उतना ही काम होगा, उतनी ही अर्निंग होगी। अगर मेरे ब्रदर और मैं भी उसी काम में एंगेज हो जाते हैं, हमें कहीं काम नहीं मिल रहा और हम उसी शॉप पर लग जाते हैं काम करने, तो काम तो उतना ही रहेगा, अर्निंग भी उतनी रहेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर जरूरत कितने पर्सन की थी, एक पर्सन की, ठीक है, जिसमें कि हमारे फैमिली मेंबर्स मेरे ब्रदर और सिस्टर को मिलाकर हम 4 हो गए और पापा को मिलाकर, तो वहां पर काम कितने कर रहे हैं, 4 पर्सन, जबकि काम कितने पर्सन का था, 1 का। अर्निंग सेम हो रही है, उसमें कोई इंक्रीज नहीं हो रहा, तो इट मींस यहाँ पर क्या होंगे, जो 3 पर्सन हैं वो दिखाई तो दे रहे हैं कि काम में लगे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली उनके उस काम में लगने से कोई फर्क पड़ता है, या इन 3 पर्सन को हम इससे निकाल दें, अलग कर दें, तब कोई फर्क पड़ेगा उस काम पर, नहीं ना। तो इट मींस ये 3 पर्सन किस कैटेगरी में आएंगे, ये आएंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, छिपी हुई बेरोजगारी जिसको हम कहते हैं, कि यहाँ पर ठीक है भाई कोई काम नहीं मिल रहा, चल बैठ जा दुकान पे, आजा दुकान पे आ जाओ, ऐसे करते हैं ना कई फैमिलीज में ऐसा ही होता है कि अभी जैसे बच्चा पढ़ लिख गया, ठीक है, उसने ग्रेजुएशन ले ली, कर लिया, उसकी डिग्री आ गई, लेकिन उसको कहीं सर्विस नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही, तो पापा कहेंगे चल जब तक सर्विस नहीं मिलती शॉप पे आ जाकर, है ना। जबकि उसके शॉप पे आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी अर्निंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अर्निंग सेम ही है, तो इट मीन्स वो पर्सन क्या हो गया, वो किस कैटेगरी में आ गया, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। और ये सिचुएशन जो है वो हमें मोस्टली रूरल एरियाज में देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर है, जो स्मॉल फार्मर्स हैं या मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके पास पीस ऑफ लैंड बहुत ही स्मॉल है। अब उस स्मॉल पीस ऑफ लैंड पर वो लोग क्या करते हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे उसी पीस ऑफ लैंड पे एंगेज हो जाते हैं, फार्मिंग एक्टिविटी में एंगेज हो जाते हैं। जहां पर सिर्फ 2 पर्सन का काम है, वहां 6 के 6 फैमिली मेंबर उसी खेत पर काम कर रहे हैं, तो वो 4 पर्सन क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के हैं। तो इस तरीके की हमारी जीडीपी ये शो करता है कि एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके अंदर एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट कितना है
वो बहुत ही कम है, क्योंकि वहां पर जितने पर्सन रिक्वायर्ड है वहां पर उससे ज्यादा पर्सन काम कर रहे हैं, जिनके वहां से हट जाने पर उसके प्रोडक्शन में कोई भी जो है इफेक्ट नहीं आने वाला है. So it will be called disguised unemployment. So write down the definition of disguised unemployment. Disguised unemployment is the situation where the persons are employed more than the requirement. Persons are employed more than the requirement. If they removed from that work, if those persons removed from that work, there will be no effect on the production or earning. Clear what is guys unemployment situation? ठीक है. अब एक सिचुएशन, अब ये जो सिचुएशन है अनएम्प्लॉयमेंट में, वो सबसे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन है. क्यों है कि एक तो है, एक पर्सन काम ही नहीं कर रहा है ना, एक पर्सन जो है वो काम ही नहीं कर रहा, तो वो हमारे सामने है कि इतने पर्सन्स जो है उनके पास काम ही नहीं है. उनको हम काउंट कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में इतने लोग जो है उनको काम मिलना चाहिए लेकिन काम नहीं मिल रही, ये अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं. लेकिन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसे सिचुएशन है जहां पर ये काउंट करना मुश्किल हो जाता है कि कितने पर्सन जो है अनएम्प्लॉयड है एक्चुअली, है ना, क्योंकि दे सीम्स टू बी एम्प्लॉयड but they are not actually employed. Clear हुआ? Now come to the next one, seasonal. Seasonal unemployment also occurs in the rural areas because in the rural areas people are mostly depend upon the agriculture, and agriculture is a seasonal process. There is a sowing, harvesting, है ना, seeding, ये सारा जो प्रोसेस है वो क्या होता है, सीजनल होता है. जब ये इन सब चीजों की डिमांड होती है, जैसे आप लोगों के में भी देखा होगा कि जब गेहूं कटती है तो वहां पर लेबर बाहर से भी मंगवाते हैं लोग, है ना, उस टाइम जो है वो क्या होता है, उनके पास काम होता है. लेकिन जैसे ही गेहूं का सीजन गया और अभी तक राइस का नहीं आया, तो बीच का जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, उन लोगों को जो वर्कर्स है, जो फील्ड्स में काम करते हैं, उनके लिए वो सिचुएशन कैसी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की. वो बीच के जो 3 या 4 महीने हैं वो क्या हो जाएंगे, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. फिर राइस का सीजन आएगा, फिर उनको फील्ड्स में काम मिल जाएगा. तो इट मीन्स जो स्मॉल फार्मर्स हैं या जो फार्म लेबरर्स हैं, दे आर सीम टू बी अनएम्प्लॉयड इन द सीजन, ड्यूरिंग द सीजन. जब हार्वेस्टिंग हो रही है, वीडिंग हो रही है, जब वहां पर प्लफिंग हो रही है, उस टाइम उनके पास काम है. आफ्टर द सीजन दे आर अनएम्प्लॉयड एंड दे हैव टू माइग्रेट टू सम अदर एरियाज फॉर द वर्क. होता है ना कि यहाँ पर शहरों में आ जाते हैं, फिर गेहूं का सीजन आता है, फिर गांव में भाग जाते हैं कि हमने गेहूं काटने जाना है. होता है ना, ये सिचुएशन तो आप लोग फेस करते हो, सही में देखते हैं हम लोग हर जगह. दैट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयड. देखिए डेफिनेशन, seasonal unemployment is a situation where the farmers or small farmers and farm laborers get the work during the season or during the farming season, get their work during farming season, and after that they are unemployed and migrate to some another area to do odd jobs. कोई भी दूसरा काम करने के लिए दूसरे एरियाज में माइग्रेट कर जाते हैं.
Now come to the urban unemployment, that is educated unemployment. अब ये सिचुएशन तो आपको इसके नेम से ही पता लग रहा होगा, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरियाज में क्या है कि एजुकेशन को तो हमने प्रमोट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, देयर आर नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्सन्स नाउ, बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जिन्होंने अपनी बीए की डिग्री ले ली है, ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली है, बट स्टिल दे हैव नो वर्क टू डू, दे हैव नो जॉब, नो सर्विस। तो ऐसे पर्सन्स क्या कहलाएंगे, हमारे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन्स, जिनके पास डिग्रीज है, जिन्होंने अपना जो है हायर एजुकेशन कंप्लीट कर लिया है, स्टिल दे डू नॉट हैव द वर्क, दे आर कॉल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब इससे क्या होगा कि बहुत सारे आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट जो है इतना प्रिवेल कर रहा है अर्बन एरियाज में कि लोग जो है एमबीए कर रहे हैं, आईटी कर रहे हैं, उसके बाद भी उनके पास अच्छी जॉब नहीं है। इतना पढ़ने के बाद जितनी वो वेजेस है, जितनी सैलरी जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं, उन्हें वो सैलरी नहीं मिल रही है। तो ये कि सारी क्या कहलाएगी, हमारी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड पर्सन्स हैं जिनको एक अच्छी जगह जॉब मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो अपने स्टेटस से डाउन जाकर कुछ ऐसे जॉब्स करते हैं जो उनके फैमिली मेंबर्स के लिए बस बहुत जरूरी है, इसलिए वो अर्निंग कर रहे हैं, है ना। तो इट मीन्स दैट इज कॉल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब इससे क्या होगा कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस हैं, इसके क्या ड्रॉबैक्स है, तीनों सिचुएशन समझ आ गई किस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट है। फर्स्ट हमने देखा रूरल एरिया और अर्बन एरिया में। रूरल एरियाज में टू टाइप्स की है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल, और अर्बन एरियाज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट अगर प्रिवेल कर रहा है, ज्यादातर पर्सन जो है अनएम्प्लॉयड हैं, तो उसके क्या ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिलेंगे। So now note down the drawbacks of unemployment. सबसे पहले जो है इसका ड्रॉबैक, फर्स्ट है वेस्टेज ऑफ मैन पावर। हमारा जो है मैन पावर किस एज ग्रुप को माना जाता है, 15 टू 59। 15 टू 59 का जो एज ग्रुप है वो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन में आता है। बिलो 14 इयर्स जो है वो क्या होते हैं, चिल्ड्रन कंसिडर होते हैं। आपने देखा हो गवर्नमेंट जॉब में 60 के बाद रिटायरमेंट मिल जाती है, ओल्ड एज ग्रुप आ जाता है। तो 15 टू 51 माना जाता है कि ये वर्किंग पॉपुलेशन होती है किसी भी कंट्री की। अब इस एज ग्रुप में अगर किसी पर्सन को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, अगर उनको जॉब मिलती तो वो हमारी कंट्री का क्या है, मैन पावर है ना। अगर उनको जॉब मिलती तो इट मीन्स वो क्या करते, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती तो कंट्री ग्रोथ करती। तो इससे क्या हो रहा है कि जो वो जिन पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, इट मीन्स इट इज द वेस्टेज ऑफ मैन पावर, जिसका हमारी कंट्री यूज नहीं कर पा रही है। क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज these persons turns to liabilities। अभी हमने फर्स्ट स्टार्टिंग जो हमने इस चैप्टर की थी, ये किया था कि किसी भी कंट्री के लोग जो हैं वो उसके एसेट होते हैं, ना कि लायबिलिटी, है ना। किया था ना फर्स्ट स्टेटमेंट हमने ये किया था। अब ऐसे पर्सन जिनके पास काम नहीं है वो क्या बन जाएंगे, कंट्री की लायबिलिटीज। अब आपने देखा होगा कि हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खुले हुए हैं। ऐसे पर्सन जिनके पास काम नहीं है वो अपना नेम वहां पर लिखवाते हैं, उसके बदले जब तक उनको काम नहीं मिलता तो गवर्नमेंट जो है उनको पे करती है ना, पे करती है ना। तो इट मीन्स वो क्या है, प्रोडक्शन तो कुछ नहीं कर रहे, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही उन पर्सन से, लेकिन गवर्नमेंट को उनको पे करना पड़ रहा है। तो इट मीन्स वो क्या बन गए, लायबिलिटीज। हमारा जो है क्या बन गए, हम जिसके लिए उत्तरदायित्व है। तो इट मीन्स our assets converts into liabilities due to the unemployment situation. थर्ड है इसमें आपका आता है होपलेसनेस।
अब एक लॉन्ग टाइम तक अगर एक पर्सन को कोई काम नहीं मिलेगा तो वो अपनी लाइफ में बिल्कुल ही होपलेस हो जाएगा, है ना। हम बहुत सारी ऐसे सिचुएशन देखते हैं, कई बार हमने देखा है कि कई पर्सन जो पढ़े लिखे हैं, इवन की जो फार्मर्स हैं, अगर उनको काम नहीं मिल रहा है तो वो डेब्ट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। एजुकेटेड जो ग्रुप है, यूथ ग्रुप जो है, उसको काम नहीं मिलता तो वो जो है वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं और कई बार वो सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं। तो इससे कौन सी फीलिंग आती है पर्सन पे? होपलेसनेस की। नेक्स्ट है इस पे, they do not have the money to support the family। अब ऐसे लोगों के पास, जिनके पास काम ही नहीं है, तो उनके पास पैसा कहाँ आएगा कि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज रहता है। इट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट जो है वो किसी की भी कंट्री की ग्रोथ को डिटरमिन करती है। कोई कंट्री कितना ग्रो करे की सिचुएशन आती है तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिटरमिन करता है कि एक कंट्री में कितना, एक कंट्री कितनी ग्रो करेगी, कितना डेवलप करेगा। जितना हम अपनी मैन पावर का यूज करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि हम अपनी कंट्री में प्रोडक्शन एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। दे विल एंगेज इन द डिफरेंट एक्टिविटीज, वेदर they are engaged in primary or secondary or tertiary activities. Ultimately the production will be increased, the productivity will be increased. Productivity increase means the income increase, income increase means the national income increase, and it means the growth of the country। क्लियर? तो इट मीन्स कि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट जो है उसके एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पर डिपेंड करती है। अब गवर्नमेंट जो है इतना काम करती है, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, कहीं पर ब्रिजेस बना रही है, कहीं पर स्कूल्स बिल्डिंग्स बना रही है, वो सारा जो है किस कारण से होता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके। सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है ताकि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को जो है वो रिमूव किया जा सके। अब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जो है हमें डिफरेंट टाइप की जो है एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन देखने को मिलती है। प्राइमरी सेक्टर में मोस्टली जो है लेबर जो है इंटेंसिव, वो कौन सा है सेक्टर? एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है इन द प्राइमरी सेक्टर। अब ये प्राइमरी सेक्टर्स में क्योंकि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है तो इस जगह से निकलकर लोग क्या हो रहे हैं, दे आर migrating towards the urban areas where they are engaged in secondary or tertiary activities। Now the secondary activities में manufacturing जो है वो सबसे ज्यादा labor absorbing सेक्टर है, जहां पर सबसे ज्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग मीन्स सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? इंडस्ट्रीज में है, सेकेंडरी में। फिर टर्शरी सेक्टर में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये डिफरेंट जो हमारी बैंकिंग फैसिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, ये सब क्या कर रही हैं? ये एम्प्लॉयमेंट को एब्सॉर्ब कर रही हैं, यानी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। आज के टाइम में कुछ नए डिपार्टमेंट्स, नई टेक्निक्स, नए जो है सेक्टर भी डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, इन सब में भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट किया जा रहा है, जिससे कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ को भी इंक्रीज किया जा सके और लोगों की पर्सनल ग्रोथ को। क्लियर हुआ ये चैप्टर? इफ यू हैव एनी डाउट नाउ यू कैन आस्क। हाँ जी, नहीं नहीं, एक्चुअली जो उसकी मदर है, जब तक वो उसकी मदर जो है वो वर्क करती थी, शी वाज एंगेज इन फिशिंग वर्क, तो वो क्या आएगा? एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आएगी। ठीक है, अगर जो आफ्टर हर हिज मदर विलास आल्सो एंगेज इन फिशिंग प्रोसेस, सो ही वाज एम्प्लॉयड, वो एम्प्लॉयमेंट की ही सिचुएशन आएगी क्योंकि उसको एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है ना, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। लेकिन अगर उनकी पूरी फैमिली सेम प्रोसेस में होती और उनकी सेम अर्निंग होती, तब वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता। आया समझ? लेकिन वो वर्क तो कर रहे हैं ना, एक वन बाय वन वर्क कर रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयड हैं, बट वो सिचुएशन क्या है कि वहां पर लैक ऑफ एजुकेशन के कारण उनकी अर्निंग लिमिटेड, वहां पर ये डिफरेंस है।
ठीक है।